हेलो स्टूडेंट्स, हमने लेसन नंबर 12 स्टार्ट किया था रूरल लाइफ एंड सोसाइटी, जिसमें हमने ये जो 4 लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज थी, बिडिंग सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट, रायतवाड़ी सिस्टम और महलवाड़ी सिस्टम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इसके इफेक्ट्स क्या थे कि ये जो किसान थे उनको बहुत ही हैवी टैक्सेस पे करने पड़ते थे और इसके लिए उनको शाहूकारों के पास अपनी ज़मीन को गिरवी भी रखना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे जब उन पर प्रेशर और भी बढ़ना शुरू हो गया तो इन्होंने एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन करना शुरू कर दिया, खेती बाड़ी का व्यापारीकरण। क्या था कि जब तक अंग्रेजी राज्य नहीं था इंडिया में तो मेन ऑक्यूपेशन, जो मेन धंधा था लोगों का, वो क्या था? एग्रीकल्चर। लोग खेती बाड़ी ही करते थे और खेती बाड़ी किस चीज़ के लिए करते थे? ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा गांव के लोगों की ज़रूरतें पूरी कर सके। लेकिन अब ये जो ब्रिटिश रूल आने के बाद लोगों की जो सेल्फ सफिशिएंसी पावर थी, मतलब जो उनकी अपनी गांव के लोगों की ज़रूरतें पूरी करने की जो पावर थी, अब वो डिस्टर्ब हो चुकी थी। क्योंकि लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज के अकॉर्डिंग जो ब्रिटिश थे वो फार्मर्स से किसी भी तरह से टैक्स वसूल करते थे और एक फिक्स टाइम में। इससे जो फार्मर्स थे उनके ऊपर प्रेशर था, वो क्या करते थे कि वो ऐसी फसलें उगाते थे जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती थी। अब वो क्या करते थे? फसलें उगाते थे लेकिन वो लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं करते थे। वो उन फसलों को मार्केट में बेच देते थे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो टैक्स है उसको पे कर सके। और जो मनी लेंडर से, शाहूकारों से उन्होंने कर्जा लिया था, वो कर्जे को भी वो उतार सकें और उनका जो लोन है वो भी पूरा हो जाए। इसलिए उन्होंने एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी का व्यापारीकरण शुरू कर दिया। अब जो फार्मर्स थे, किसान थे, उन्होंने वीट, कॉटन, ऑयल सीड, शुगर केन जैसी जो फसलें थी वो उगानी शुरू कर दी, क्योंकि इन फसलों की मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड थी। इससे उनको कुछ बेटर इनकम भी हो जाती थी। ठीक है, जो ब्रिटिश थे उन्होंने कमर्शलाइजेशन कहाँ पे शुरू किया एग्रीकल्चर का? पंजाब, बंगाल, गुजरात और बिहार में। इसके इफेक्ट्स क्या थे? बेनिफिट्स इसके क्या थे? क्या फायदे थे इसके? कि नई तरह की जो फसलें थी वो उगाई जाने लगी और इससे उत्पादन बढ़ गया। इससे क्या था? लोगों को फसलें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट था वो भी विकसित हुआ, आवाजाही के साधन भी विकसित हुए। इससे जो फार्मर्स थे वो इजीली मार्केट पहुंच जाते थे। वो क्या करते थे? वो कपड़े खरीद सकते थे और कुछ ज़रूरी चीज़ें कहाँ से? जो शहर की मार्केट थी वहाँ से, वो भी सस्ते रेट में। ठीक है, धीरे धीरे ये जो लोग थे, ये जो किसान थे, वो उनमें नेशनल कॉन्शियसनेस स्टार्ट हो गई। नेशनल कॉन्शियसनेस मतलब राष्ट्रीय जागरूकता स्टार्ट हो गई। लॉसेस क्या थे? किसके नुकसान क्या थे? चाहे किसानों का कुछ फायदा हो रहा था, ये जो एग्रीकल्चर है, खेती बाड़ी, इसका व्यापारीकरण करके, लेकिन दूसरी तरफ इसके नुकसान भी थे, क्योंकि जो किसान थे वो क्या करते थे? वो पुराने जो उनके टूल्स थे वही यूज करते थे खेती करने के लिए। लेकिन जो मार्केट थी, मार्केट में कौन कौन सी, कहाँ से फसलें थी, कहाँ से फसलें आती थी? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप से, जिनको मशीनों से उगाया जाता था। यही कारण था कि जो फार्मर्स थे कुड नॉट बेनिफिटेड मोर, उनको ज़्यादा फायदा होना बंद हो गया। इसके अलावा जो फार्मर्स थे वो जो मार्केट में अपनी क्रॉप्स को सेल करते थे, बेचते थे। किसके थ्रू बेचते थे? मनी लैंडर्स के, शाहूकारों के थ्रू। इसीलिए जो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा था वो शाहूकार ले जाते थे और जो फार्मर्स थे उनको उनकी फसलों का पूरा जो मूल्य था, वैल्यू था, वो नहीं मिलता था। इस चीज़ को जब उनके ऊपर उन्होंने सब कुछ अपना उनका टैक्स में जाना शुरू हो गया तो उन्होंने एक विद्रोह शुरू कर दिया। विद्रोह क्या था कि वो चाहते थे कि वो जो ज़मींदार थे वो क्या चाहते थे कि अगर वो 31 मार्च तक लैंड रेवेन्यू, भूमि कर गवर्नमेंट को पे नहीं कर पाते थे तो जो ज़मींदार थे उन्हीं की ज़मीन बेच के उनसे टैक्स वसूल कर लिया जाता था। लैंड टैक्स बढ़ता जा रहा था पहले से ज़्यादा। जो गवर्नमेंट थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी जब वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करती थी। ठीक है, तो जो किसान थे वो इतने ज़्यादा, उनमें प्रेशर आ गया, उनकी जो हालत थी वो दिन बर दिन बदतर होती जा रही थी। तो बंगाल में एक रिवोल्ट शुरू किया गया, कि विद्रोह शुरू किया गया। इसमें जो फार्मर्स थे, सन्यासी थे और फकीर थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया
हम कम से कम 30 साल लगे अंग्रेजों को ये यहाँ से उनका एंड करने के लिए। 1822 में क्या था कि दोबारा से चित्तौड़, सतारा और सूरत में इसके खिलाफ, लैंड रेवेन्यू के खिलाफ विद्रोह किया गया। 1825 में कुछ कोशिशों के बाद जो गवर्नमेंट की डिप्लोमेसी थी या उसकी जबरदस्ती से उसको दबा दिया गया। 1829 में जो सैंडोवे डिस्ट्रिक्ट में फार्मर्स थे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। 1835 में धनंजय की लीडरशिप के अंडर गंजम डिस्ट्रिक्ट में रिवोल्ट किया गया, विद्रोह किया गया, जो कब तक चला, फेब 1837 तक। 1842 में बुंदेला जमींदार के लीडरशिप के अंडर मधुकर अ फार्मर रिवोल्ट अकर्ड इन सागर। ठीक है, एक जो बुंदेला जमींदार था उसने सागर में एक किसानों के द्वारा विद्रोह को शुरू किया। 1849 में जो पंजाब था, अलग उसके अलग अलग पार्ट्स जैसे पटियाला हो गया, रावलपिंडी हो गया, वहां पे भी किसानों ने विद्रोह किया। आगे इंडिगो रिवोल्ट, लास्ट टॉपिक है इंडिगो रिवोल्ट। जब इंडिगो कल्टीवेटर से जो नील उगाते थे उन्होंने भी जो बढ़ रहा टैक्स था उसके खिलाफ विद्रोह किया। 1858 और 1860 में जो रिवोल्ट था वो बंगाल और बिहार के इलाकों में फैल गया। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने नील उगाने के लिए किसानों के साथ जबरदस्ती की, उनको चेतावनी देके, लेकिन जो किसान थे उन्होंने ये करने से मना कर दिया। लेकिन जब उनके साथ जबरदस्ती की गई तो कल्टीवेटर्स ने, जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे, जो ब्रिटिश की फैक्ट्रीज थी, अंग्रेजों की फैक्ट्रीज थी, उन पर हमला करके इनको लूटना शुरू कर दिया। जो सारी कोशिशें थी उन किसानों को दबाने की, कंट्रोल करने की, वो क्या हो चुकी थी, फेल हो चुकी थी। ठीक है, तो इसमें जो मोहनदास करमचंद गांधी थे उन्होंने भी जो नील उगाने वाले कल्टीवेटर्स थे, नील उगाने वाले जो किसान थे, उनका पूरा समर्थन किया। ठीक है बेटा, इसके साथ ही हमारा लेसन खत्म होता है।